उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि आज उन्होंने 58,000 से ज़्यादा बैंक सखी की योजना का ऐलान किया और उन्होंने कहा अब ग्राम स्तर पे इन लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा क्योंकि अब ऑनलाइन की स्थिति ज़्यादा अच्छी है और लोगों को ऑनलाइन की सारी मदद दी जानी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि चूँकि ग्रामीण परिवेश में बैंकों में ज़्यादा काम होता है और वहाँ के लोग इतने समझदार नहीं होते हैं, इसीलिए उन लोगों को बैंक और उनके ग्राहक के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, जानकारी देने के लिए एक बैंक सखी नाम के लोगों की एक पोस्ट उन्होंने ईजाद की है और कहा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको उस पद पे रखा जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को वेतन जो है इनके पद के हिसाब इनको कमीशन के आधार पर देगा, यानी कि कोई जो बैंक को जो लाभ देगा और जो सरकार को लाभ होगा उसका कमीशन एक हिस्से पे उनको मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक सखी के लिए ये एक बड़ी योजना है जिसमें से लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम में ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो बैंक सखी के पद पर काम कर सकेंगे। इस पद का नाम बैंक सखी होगा। इसमें महिलाओं को ही रोजगार मिलेगा। तो तमाम तरह से एक ये लाभप्रद योजना है जिसमें से महिला ग्रामीण परिवेश में जो गाँवों की महिलाएं हैं उनको उनके गांव में ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। उनको जो है कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको कहीं कोई कंपटीशन नहीं देना पड़ेगा और इसमें बैंक स्तर हर ग्राम से कम एक या दो लोग को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है नौकरियों के लिए प्रयास कर रही है। जो प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज दिया है उसके क्रम में उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लाभ मिल सके, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के तहत उन्होंने आज इस योजना के तहत जो है उन्होंने एक फंड के तहत रिवॉल्विंग फंड महिला स्वयं सहायता समूह के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को उन्होंने 218 करोड़ 49 लाख रुपए का फंड भी आज ट्रांसफ़र किया। उन्होंने कहा ये एक बड़ी रकम है। 218 करोड़ रुपए की रकम छोटी नहीं होती। उन्होंने कहा 218 करोड़ 49 लाख रुपए की रकम से अगर ये रकम महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर मिल जाए तो इसका हिस्सा महिला स्वयं सहायता समूहों को बहुत लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम महिलाएं हैं जो सैनिटाइज़र बनाने का काम कर रही हैं, मास्क बनाने का काम कर रही हैं, अचार पापड़ का काम कर रही हैं, फूलों से खुशबू बनाने का यानी कि इत्र बनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम सारी महिलाओं को इस धन से उनको लाभ दिया जा सकता है और तमाम सारी महिलाओं को इसमें लाभ मिल सकता है। आज सुबह मुख्यमंत्री ने इन दोनों योजनाओं का शिलान्यास किया और जहां बैंक सखी के लिए भी आज ऐलान कर दिया और कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों पर इस पोस्ट पर सभी लोगों की नियुक्तियाँ कर ली जाए। वहीं उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में 218 करोड़ रुपए 49 लाख रुपए की बड़ी धनराशि भी ट्रांसफ़र की। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक किया। टीम 11 की बैठक के समय के साथ मुख्यमंत्री के साथ जो टीम 11 के अधिकारी मौजूद थे उनके साथ उन्होंने कोविड-19 के मामलों की समीक्षा की। कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि L1, L2, L3 श्रेणी के जो 1 लाख बेडों की क्षमता बढ़ाई गई है और कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि 75,000 बेड कर लिए जाएं। तो आज इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि अब 78,000 से ज़्यादा 78,073 बेड तैयार कर लिए गए हैं और उन्होंने कहा कि अब जैसा मुख्यमंत्री का आदेश है कि 1 लाख बेड की क्षमता कर ली जाए, उन्होंने कहा कि जल्दी ही इन बेडों की क्षमता 1 लाख कर ली जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में 78,073 बेड तो तैयार कर ही लिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि L1, L2, L3 तीनों श्रेणी के अस्पतालों में जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो ऑपरेशन से पहले जो बेहोशी देने का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि उन लोगों को सभी लोगों को कोविड-19 के मामलों का प्रशिक्षण दे दिया जाए और उनको तैयार कर लिया जाए कि वो किसी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हो, सक्षम हो। उन्होंने प्रदेश भर के अस्पतालों में चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो जो कोविड हॉस्पिटल हैं वहाँ के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को उन्होंने प्रशिक्षण देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर हैं उनको क्रियाशील कर लिया जाए क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में संख्या करीब आज 5,500 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि आज में कम से कम 186 मरीज मिले हैं। तो अब ये अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के अब करीब 75 जिले पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में हमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों से निजात मिल गई थी और वहाँ कोरोना मरीज नहीं मिल रहे थे, अब उन जिलों में भी कोरोना संक्रमण पहुँच गया है क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक हैं
वो बड़ी संख्या में उनके चलते ये जो कोरोना का संक्रमण है वो अब गाँवों में पहुंच गया है, कम्युनिटीज़ में पहुंच गया है। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिटीज़ में जो संक्रमण पहुंचा है इसको रोकने के लिए ग्राम निगरानी समिति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोग होम क्वारंटाइन का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों को चाहिए। उसको उन्होंने फिर अपील की कि जब लोग चूँकि ये बीमारी ऐसी है कि संक्रमण किसी को भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा सभी लोगों से अपील की कि इसमें कोई धर्म और जाति की वो नहीं है कि चूँकि संक्रमण किसी को भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को से अपील की कि इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी को कोरोना संक्रमण है तो वो खुद सामने आए, अपनी जांच कराए और उसका इलाज संभव है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक होने वालों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 48% से ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आप लोग सामने आइए और अपना इलाज कराइए। अगर आप शुरुआत में आ जाते हैं तो आसान हो जाता है इलाज करना, लेकिन जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं और अपने मन से उसका इलाज कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ ना खुद संक्रमित हो रहे हैं बल्कि अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने ग्राम समाज को, उन्होंने कहा कि लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में जो कोरोना को लेकर के मुहिम चलाई गई थी, अब उस मुहिम को पलीता लग रहा है और बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। कल आपको बता दें एक दिन में बाराबंकी में 95 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जबकि बाराबंकी में कभी इतने कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। तो ये जो प्रवासी श्रमिकों का, चूँकि लगातार प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, आज भी कई सारे लोग ट्रेनों से आए हैं। आज भी करीब 82 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं। 82 ट्रेनों के माध्यम से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उन लोगों को बसों से सैनिटाइज करके उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी जांच करके उन्हें जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में जाने से पहले सभी को राशन की किट दी जा रही है, भोजन पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज एक अहम आदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो 75 जनपद हैं, सभी 75 जनपदों में चूँकि कोविड के मामलों के संक्रमण बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हर जिले में सीएमओ की मदद के लिए उन्होंने कहा कि जो संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों को अब सीएमओ के यहाँ मदद करने के लिए भेजा जाए, उनको नोडल अधिकारी बना करके। इसके पहले आपको बता दें मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को, 75 जिलों के डीएम को एक वरिष्ठ आईएएस और पीपीएस अधिकारियों की टीम बना, एक अधिकारी भेजा था कि ताकि वो उनकी मदद कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। आज उन्होंने इसी क्रम में कहा कि जो अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक सचिव स्तर का अधिकारी जो है स्वास्थ्य विभाग का, वो भेजा जाए ताकि सीएमओ के साथ मैच मदद कर सके, उनको कोऑर्डिनेट कर सके और वहाँ लोगों को ये देख सके कि वहाँ के लोगों के कोरोना संक्रमण लोगों का इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये तमाम सारे फैसले उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। लगातार कोविड-19 मामलों की जाँच, कोविड-19 मामलों की मुख्यमंत्री सुबह से लेकर देर शाम तक समीक्षा करते हैं। आज भी सुबह से बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी जो खास करके कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि चिकित्सा विभाग से जुड़े लोग और चिकित्सा कर्मी, चाहे वो जो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो जो वार्ड बॉय हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो या पुलिस विभाग के लोग हों, उन्होंने कहा कि सबको पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि N95 में मिल जाना चाहिए, सैनिटाइजर्स मिल जाना चाहिए, किसी को भी कहीं स्तर पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ऑफिस खुले हैं सरकारी कार्यालय, उनने सभी सरकारी कार्यालयों में दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन के आदेश दिए हैं। अब हर टेबल पे, हर बॉस के चेयर पे, टेबल पे, काम करने वाली डेस्क पे 3 बार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। 3 बार से व्यवस्था अधिकारी को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अब वो लगातार इस तरह का जो सचिवालय है, एनेक्सी है, विधानसभा है, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम दें और ताकि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि आज एक अहम फैसले में एक अन्य जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जो है कल गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको पहले गिरफ्तार किया गया था कि जो उन्होंने जो है आगरा में धरना प्रदर्शन किया था, जब आगरा में बसों को राजस्थान से सरकार कांग्रेस के द्वारा लाई गई बसें थी, उनको नहीं आने को मिला था, तो वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो उन्हें डिजास्टर्स नियम यानी लॉकडाउन के उल्लंघन के नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया था। लॉकडाउन के नियमों के तहत जब उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया गया तो न्यायिक अधिकारी ने उन्हें
20-20 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया था। निजी मुचलके पर रिहा करके कल शाम को जैसे ही वो लखनऊ के लिए मुड़े, उन्हें रास्ते में पुलिस के अधिकारियों ने वहीं दबोच लिया और वहाँ पर से लेकर के उन्हें लखनऊ पुलिस लाया गया, लखनऊ लाया गया। लखनऊ में हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में वहाँ उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद उन्हें PGI रोड स्थित राम मनोहर लोहिया के गेस्ट हाउस में रखा गया, यानी वहाँ अस्थायी जेल बनाई गई, वहाँ पर उन्हें रखा गया। वहाँ पर रखने के बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई। आज जब कोरोना की जांच रिपोर्ट आ गई है, जहाँ पर कोरोना की जांच उनकी अजय लल्लू की नेगेटिव आई है, तब आज उन्हें गोसाईगंज स्थित जेल में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो उनको जेल भेजा गया है, कांग्रेस के संगठन के लोगों में खासा रोष है। वो कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान में कोटा के छात्रों को लेने गई थी, तब राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें थी ना उनका न पेपर चेक किया है, ना कोई उनका फिटनेस देखी, और राजस्थान से सारी बसों में छात्रों को भेज दिया गया। ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास राजस्थान सरकार से बसें लाई गई, उन्होंने कहा कि एक बड़ा दिलचस्प यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे कहा कि आप 1000 बसों की सूची दीजिए, हम लेकर के आ रहे हैं, जबकि हमने चिट्ठी में साफ लिख दिया था कि राजस्थान सरकार की ओर से बसें आएंगी। तब उन्होंने परमिशन दे दी। कल डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हम किसी दूसरे प्रदेश की बसों को लाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी सीएम में दोनों में आपसी तालमेल नहीं है, क्योंकि जब उनको पहले ही बता दिया गया था कि राजस्थान सरकार की बसें हैं, तो मुख्यमंत्री ने क्यों हमको अनुमति दी, और जब पता चल गया कि राजस्थान सरकार की बसें आ गई तो उन्होंने कहा हम दूसरे की सरकार की बसों को अनुमति नहीं दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में आपसी सामंजस्य नहीं है, आपसी सामंजस्य की कमी है, और जो चीज़ें कांग्रेस को जो चीज़ें सरकार को करनी चाहिए वो सरकार नहीं कर रही। मजदूर पैदल चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अगर अनुमति दी जाती तो अब तक हम 92,000 मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते थे। आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज दिन बेहद दुखद है, आज का दिन गमगीन करने वाला है, क्योंकि आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। आपको मालूम होगा 21 मई को राजीव गांधी की शहादत दिवस हुई थी, शहादत दिवस था, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। कोयम्बटूर में एक आतंकी दुर्घटना हुई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने प्रियंका गांधी ने उनके साथ अपनी फ़ोटो टैग करते हुए कहा कि आज का दिन दुखद है जब पूर्व प्रधानमंत्री इस दुनिया में नहीं रहे थे, और आज के दिन उत्तर प्रदेश के मज़दूरों का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है कि मज़दूर पैदल चल रहे हैं और हमारी बसें खाली लौट रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ सियासत की है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। हालांकि बस मामलों में राजनीति तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बस की राजनीति अभी भी जारी है, और उस पर जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा जा चुका है, वहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तलाश की जा रही संदीप की, और इसके अलावा कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने कल एक ट्वीट किया था संघ को लेकर के और हिंदू धर्म को लेकर के, उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कई अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ FIR लिखाई गई और आज उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें आज कांग्रेस यानी कि संपर्क अध्यक्ष UPA अध्यक्ष कि सोनिया गांधी के खिलाफ भी एक FIR दर्ज कराई गई है। उसमें कहा गया है कि उन्होंने PM केयर फंड्स को लेकर के भ्रामक जानकारी दी है, जिसके चलते भ्रम फैलाया है लोगों में, इसी के चलते उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। तो अब कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है पूरे देश में, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे वो उनके निजी सचिव हों, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हों। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है या जो योगी सरकार कर रही है वो जनता देख रही है। उन्होंने कहा अब हम जनता की अदालत में हैं और न्याय पर हमें भरोसा है कि शायद न्याय जो भी देखेगा वो करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो राजनीति का विषय नहीं है। हम सिर्फ मजदूरों को पहुंचाना चाहते थे, हमने बसें लेकर के आई, सरकार ने जब हमें मंजूरी दी तो हम लेकर के आए। अगर सरकार नहीं जा दे रही तो हमने अपनी बसें वापस भेज दी है। अब इस मामले पर जो होगा हम न्याय
प्रणाली का भरोसा करते हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कब जमानत मिलती है और कब वो छूटते हैं। तो ये पूरी राजनीति का क्रम था जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सुबह से बसों को लेकर कांग्रेस सियासत लगातार गरमाए हुए है। कांग्रेस दरअसल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस, उसको लगता है कि बस से प्रदेश सरकार को बेबस किया जा सकता है। आपको मालूम होगा प्रियंका गांधी ने 2 बार फ्रंट फुट पर आकर के खेला उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर वाले मुद्दे पर जब वो आई तब भी उन्होंने बड़ी राजनीति की और उन्होंने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। अब उन्होंने जब बसों को लेकर के राजनीति की है तब भी उन्होंने एक बड़ी जो है सियासत की। हालांकि बसों का पहिया 1 किलोमीटर भी उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बसों का मुद्दा 3 दिन से लगातार छाया हुआ है। यानी रंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। 1 किलोमीटर यानी 1 लीटर भी किसी बस का पेट्रोल नहीं खर्च हुआ है और एक मजदूर उससे यात्रा नहीं किया है। उसके बावजूद कांग्रेस उस पर लगातार पूरी माइलेज लेने की स्थिति में है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश की रणनीति के चलते, सरकार की रणनीति के चलते भले ही कांग्रेस की बसें नहीं आ पाई, लेकिन कांग्रेस जो बसों से जो माइलेज लेना चाहती थी वह बसों की राजनीति करके उसने बसों की राजनीति को माइलेज को ले ही लिया है। अब फिलहाल देखना है कि इस बस का प्रकरण कहाँ जाकर के खत्म होता है, लेकिन मजदूरों के हिस्से में अभी वही अंतहीन कथा है, मजदूरों के हिस्से में वही अंतहीन दर्द है, मजदूरों के हिस्से में वही बेबसी है, मजदूरों के हिस्से में वही करुण कथा है। मजदूरों के पाँवों में, एड़ियों में छाले हैं, मवाद है, खून है, उनके आंखों में आंसू है। ना उसको कोई सुनना चाहता है, ना उसको देखना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार भी सियासत कर रही है। कांग्रेस भी बेबस है, उसकी बसें नहीं चली। कांग्रेस भी बेबस है, कांग्रेस भी कोई राजनीति से पीछे नहीं हट रही है। दोनों दल सियासी हैं, दोनों दल सियासत कर रहे हैं और उस सियासत में मजदूर पिस रहा है, क्योंकि वह अन्नदाता है, वह मजदूर है, वह बेबस है। उसके हिस्से में हमेशा यही आया है, पिछले 50 सालों से लगातार मजदूरों के हिस्से में यही दर्द रहा है और आगे भी शायद यही दर्द रहेगा, क्योंकि मजदूरों की अंतहीन कथा तो बस यही है कि शायद उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद।